रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों हम लोग यहाँ से रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ बेटा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्लास 11th में जब आपको पढ़ाया जाता था तो आपको पढ़ाया जाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जैसे आपके पास एक सेट दिया जाता था ए लेट से दिया है 1, 2, 3। तो बच्चों अगर सेट ए दिया रहता था आपके पास, मैं यहां से लिखना अभी स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास अगर सेट ए दिया रहता था 1, 2, 3, तो अगर आपसे कहा जाता था कि सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताइए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आप क्या करते थे, ए क्रॉस ए करते थे। तो उससे एक बहुत बड़ा सा जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी क्रिएट हो जाती थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। यानी आपके पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1 जितने भी होते हैं, तो अगर वो पॉसिबिलिटीज आपको जनरेट करना बताई गई हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कि पहले सेट का कार्डिनल नंबर जो ए है उसका कितना है, 3 है। दूसरा भी जो सेट है उसका भी कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, क्योंकि ए क्रॉस ए दोनों का कार्डिनल नंबर 3 हुआ। तो अगर हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 9 आएंगे। कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो अगर आप इन 9 पेयर्स को न लिखना चाहें वो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से जितने भी रिलेशंस, मतलब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो हम लोग यहां पर उससे बनने वाले जितने भी रिलेशंस हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जैसा कि आपने पढ़ा है, सबसे पहला एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने अभी तक पढ़ रखा होगा 100%, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं। लेकिन बच्चा इसमें क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। वो रिफ्लेक्सिव को ट्रांजिटिव समझ लेता है, सिमेट्रिक को रिफ्लेक्सिव समझ लेता है, अजीब टाइप का उसका बिहेवियर हो जाता है हड़बड़ाहट में और वो गलत कर बैठता है। तो बच्चों सबसे पहला जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनने वाला सेट है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखेगा कैसे, बात ये आती है। तो बच्चों इसके लिए बहुत ही आसान सा शब्द है रिफ्लेक्शन। बच्चों अगर शीशे में आप खड़े होगे तो आपकी जो शीशे के अंदर इमेज बनेगी वो आप ही की इमेज बनेगी ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप खड़े हो शीशे के बाहर और अंदर इमेज आपकी मम्मी की बन रही है, ऐसा थोड़ी नहीं होगी। जो शीशे में इमेज बनेगी वो आप ही की बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो ए टाइप के होंगे। जैसे अगर हम लिखें, आपके पास एक सेट ए दिया है 1, 2, 3, इससे हमने कोई एक ऐसा रिलेशन लिख दिया जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। एक ऐसा रिलेशन लिख दिया जिसमें 3 एलिमेंट्स, एक 1, 1 का पेयर, एक 2, 2 का, एक 3, 3 का। तो इस तरह का अगर रिलेशन आपके पास जनरेट होता है तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कभी भी कंफ्यूजन आए तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपना एक वर्ड को एक्सटेंड कर देना है और सोचना है रिफ्लेक्शन। क्या सोचेंगे, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन से आप क्लियर कट समझ जाएंगे कि ये ए बी सी सी 1, 2, 2, 3, अगर इस तरह के पेयर्स आपके सेट में हैं, रिलेशन में हैं, तो वो रिलेशन तभी आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों इसकी एक फॉर्मेलिटी के लिए डिफाइनिंग रिलेशनशिप भी लिखा जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हम मैथमेटिकल टूल से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be reflexive if every अब देखो यहां पे एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको और बताता हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया उसको मैंने लिख भी दिया है।
तो अगर आप इसको और एक्सटेंड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं डज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये कब होगा? जब a कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा? इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। और ये जितने भी a कॉमा ए टाइप के एलिमेंट हैं, जितने भी a हैं, ये आए कहां से हैं? ये सेट a से आए होंगे, ठीक है ना? किससे आए होंगे? सेट a से। और सेट a तो सबसे बड़ा सेट होता है, उसी से तो सबसे रिलेशन बनते हैं, ठीक है ना? तो और उसमें से जो टाइप्स ऑफ रिलेशन एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके आपको वर्जन में बता रहा हूं। तो बच्चों अब एक बात सुनिएगा, हमारी बात, ये रिफ्लेक्सिव तो आप समझ गए कि क्या होता है। मेरे ख्याल से अगर आप इसको रिफ्लेक्शन से याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं। अब हम लोग बच्चों एक इसके लिए एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हमने लिखा है कि आपके पास सेट ए गिवन है 1,2,3, ठीक है, और मैंने आपसे दो रिलेशन यहां पर बना दिए। इससे मैंने दो रिलेशन बना दिए। एक रिलेशन हमने बनाया R1 और एक रिलेशन बनाया R2। तो बच्चों जो R1 रिलेशन है वो मैंने लिखा है 1,1, 3,3, 2,1, 3,2। एक तो बच्चों हमने ये R1 रिलेशन लिख दिया। एक बच्चों हमने रिलेशन R लिख दिया, वो है 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 और 2,1, ठीक है। ये मैंने दो रिलेशन बच्चों आपके लिए लिख दिए। अब बच्चों जब एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो ये जो R है ये तो 100% रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन R1 में आपका एक पेयर छूट गया है। कौन सा पेयर छूट गया है? 2,2। तो जो R1 में है, लेकिन बच्चा कहता है R1 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नहीं, R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मैंने ये नहीं लिखा है कि उनमें से कोई भी एक, मैंने लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी अगर 1 होगा तो आपके पास जो रिलेशन है उसका ऑर्डर्ड पेयर 1,1 होना चाहिए, 2 होगा तो 2,2, 3 होगा तो 3,3। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक छूट गया बाकी है तो भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों यहां पर आप 100% समझ में आ गए हो गया कि जो रिलेशन आर है वो रिलेशन आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन रिलेशन R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। तो दिस इज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या है? इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों जो R है आपका वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और R1 क्यों नहीं है? तुम कहोगे बिकॉज जो 2 है वो A को बिलोंग करता है, लेकिन 2,2 जो है वो इस रिलेशन R1 को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। 2,2 भाई 2A को बिलोंग तो करता है, लेकिन 2,2 इस R1 को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत तो नहीं करोगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वाले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, जिसने पहली बार भी पढ़ा है उसको भी 100% समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन ऑन योर स्क्रीन नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। तो सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। हालांकि नाम सही क्लियर है, लेकिन तो भी मैं मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। ऐसे लिखा जाता है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक relation if
A comma B belong to relation implies that B comma A belong to relation for all A comma B belong to set A। तो कहने का मतलब यहां बच्चों क्या है, यहां पे सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आपका सेट ए गिवन है जिसमें पेयर्स है 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट है, और आपने एक ऐसा रिलेशन फॉर्म कर दिया, जैसे जो रिलेशन फॉर्म किया है वो आर है, आपने एक ऐसा रिलेशन फॉर्म कर दिया कि उस आर में क्या है 1, 2 है तो 2, 1 है, 2, 3 है तो 3, 2 है। ठीक है, समझ गए? 1, 3 है तो 3, 1 है। तो इस तरह से अगर मतलब 1, 2 होगा, मतलब ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है किसी रिलेशन में, ठीक है ना, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1, 2 है तो 2, 3 भी होगा, 3, 2 है तो 2, 3 भी होगा। समझ गए ना? तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि इसके ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिखे कैसे हैं। ध्यान से देखिए, 1, 2 तो 2, 1 हो गया एक, 2, 3 तो 3, 2, 1, 3 तो 3, 1, और कोई है भी नहीं। तो आप 100% समझ गए होंगे कि ये कोई बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन नाम से ही क्लियर है कि उसमें सिमेट्री है। किसमें? एक्स और वाई में। एक बार एक्स वाई की वैल्यू ले लेता है, एक बार वाई एक्स की वैल्यू ले लेता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक सिमेट्रिकल रिलेशन। ठीक है, तो अब आपको रिफ्लेक्सिव भी रिफ्लेक्शन से 100% क्लियर हो चुका है, सिमेट्रिक भी आपको 100% क्लियर हो चुका है। इसे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो वो काफी इजी क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, जिसको आप देखते ही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहले हम लोग एक और लिख लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो बच्चों आपको इन सेट्स का आइडिया तो पहले से ही है, तो अब आप समझ लो जो बचा हुआ आप लिखते थे जिसमें आप कंफ्यूज होते थे वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव में कैसे लिखा जाता है, पहले डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिख लेते हैं। तो जैसे भी लिखना चाहें लिख लीजिए, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। लेट ए बी एनी सेट, मान लीजिए ए कोई सेट है, अ relation R on set A is said to be a transitive relation if A comma B belong to R and B comma C belong to R, implies that A comma C belong to R for all A B C belong to A। तो बच्चों यहां मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अगर आपके पास कोई सेट है, अब आप उसको एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास किसी रिलेशन में अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो उसमें 1, 3 भी होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ रहे हैं आप? उसके बाद समझिए, अगर आपने 2, 3 लिखा और 3, 1 लिख दिया, तो 2, 1 भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप उसको जनरलाइज कर लीजिए कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो काफी इजी सा काम है, ऐसा कोई बहुत रफ एंड टफ काम नहीं है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप की तरफ और भी चलते हैं। वो आप पहले से भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप में से सारे बच्चे वैसे पहले से भी जानते होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस बात को लिख भी लेते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप,
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको समझने के लिए तैयार हो जाइए, या मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा लिख लीजिए। A relation R on set A is said to be an equivalence relation on A if, first part क्या होना चाहिए, it is reflexive। दैट इज रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब आया कि A कॉमा A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A। सेकंड और क्या होना चाहिए, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, दैट इज A कॉमा B बिलोंग टू R implies that B कॉमा A बिलोंग टू R, ठीक, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू A, ठीक। और क्या होना चाहिए अगर इक्विवेलेंस है, इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव का क्या मतलब हुआ कि अगर A कॉमा B बिलोंग करता है R को, फिर B कॉमा C बिलोंग करता है R को, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल, या फॉर एवरी भी लिख सकते हैं, इस तरह से एवरी का सिंबल लगा सकते हैं, A B C बिलोंग टू A। समझ गए। तो बच्चों ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आप पहले इसको कॉपी में आराम से लिख लीजिए। तो ये बच्चों डिफाइनिंग रिलेशनशिप है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो जिस बच्चे को ये रिलेशन बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेता है। तो ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि रिलेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का तो वो कहां से जनरेट हो सकता है, वो मैंने आपको क्लियर कट अभी बताया है, ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद बच्चों जैसे हम लोग रिलेशंस को समझ लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क का यहीं से ऑपरेट होगा क्वेश्चन, अब आप समझ गए होंगे कि 1 मार्क्स का कहां से जनरेट होने वाला है। उसके बाद हम लोग तुरंत मूव कर जाते हैं, ये क्योंकि थ्योरी पार्ट है, पहले हम लोग सारी थ्योरी कवर करते चले जा रहे हैं और दिस इज द मेजर थ्योरी, ठीक। अब हम लोग कवर करते हैं फंक्शंस को, कि फंक्शंस में कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व होती है जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इन्वॉल्व करेंगे फंक्शंस को और देखेंगे कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस में कौन कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सर तो हाँ बेटा बताइए। सर वो स्क्रीन खोल दीजिए सर। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि फंक्शन होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेंगे। जैसे हम लोग रिलेशन कहां से जनरेट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स था, उसको क्लास 11th में पढ़ा था। अब उसमें तो सारी वैरायटी थी, अब उससे सारी वैरायटी से हम लोग ने कुछ अलग अलग पेयर्स एक्सट्रैक्ट किए और उनको नाम दिया रिलेशन। अगर पेयर A कॉमा A टाइप के थे तो कौन सा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव। समझ गए। उसी तरीके से फंक्शंस ऐसा थोड़ी नहीं आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फंक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखे हैं और आप जानते हो फंक्शंस के बारे में आपने क्या पढ़ा है, उनकी डोमेन, उनकी रेंज। और बच्चों किसी भी फंक्शन को हम फंक्शन कहते कब है, जब वो अपनी डोमेन में डिफाइंड हो। लेकिन अगर आपको अभी तक डोमेन का मतलब भी नहीं क्लियर है तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपने कोई फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे x की ऐसी वैल्यूज डालोगे जिससे ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए। मतलब सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। भैया मेरे को डोमेन पढ़ानी नहीं है, लेकिन आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन अगर हम कह रहे हैं तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही तभी करता है जब वो अपनी डोमेन में डिफाइंड हो। पता पड़ा आपने डोमेन ऐसे लिख दी है कि उसमें फंक्शन अनडिफाइंड हुआ जा रहा है, इंफिनिटी हुआ जा रहा है, तो वो फंक्शन थोड़ा ना कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन अपनी डोमेन में डिफाइंड हो, मतलब सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। कैसे कहते हैं, ऑन पुटिंग द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y। और y क्या कहलाता है आपका, रेंज कहलाता है। तो बच्चों बुक्स में डेफिनेशन
डेफिनेशन वैरायटी फॉर्म में लिखी है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये भाषा क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ वाई। जो जिस एक्स पर फंक्शन डिफाइंड है उसे हम कहते हैं डोमेन, जिसपे और डोमेन की जो वैल्यूज होंगी यानी सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स डालने पे जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी उन्हें हम रेंज कहते हैं। तो फंक्शन तो आपको क्लियर है ना, ऐसा मत कहना कि फंक्शन ही नहीं पता है, क्योंकि आपने फंक्शन काफी सारा पढ़ रखा है ऑलरेडी। ओके, तो बच्चों जैसे हमने लिख दिया कोई आपका फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। ये देखिए मैंने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू बी। अगर आप इस तरह से लिखने में आदी हैं तो ये भी देख सकते हैं कि ए क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन, बी क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। यही तो मतलब हुआ। तो बच्चों अगर मान लीजिए आपने इस तरह से दो सर्कल्स बना लिए, यहां पे लिखा ए और यहां लिखा बी, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 और यहां लिख दिया 6 7 8। ठीक, 1 डालने पर वैल्यू आई 6, ठीक है, 2 डालने पे वैल्यू आ गई 6, 3 डालने पे वैल्यू आ गई 8, 4 डालने पे वैल्यू आ गई 7। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तुम कहोगे सर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर फंक्शन अपनी डोमेन में x इक्वल टू 5 पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि डोमेन में डिफाइन होना चाहिए ना फंक्शन। अगर डोमेन उसकी 1 2 3 4 5 है तो 5 पर उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए ना। 5 पर कोई उसकी कोई इमेज ही नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन होगा तो वो डोमेन के हर एलिमेंट पे डिफाइंड होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि 4 पे डिफाइंड है तो 1 पे डिफाइंड नहीं तो फंक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर डोमेन में उसकी एक वैल्यू की इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 की कोई इमेज, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये याद रखिएगा। अब मैंने बच्चों आपको फंक्शन काफी देर तक समझा दिया कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और आप नहीं भी समझ पाए हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग हुई है वीडियो की, तो आप इसको पॉज करके बार बार सुन लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्लास 11th में जा करके खूब सारे 11th के क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं कराने वाला हूँ डोमेन और रेंज निकालने के, समझ गए ना। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग का मुद्दा है जो क्लास 12th का, दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन, जहां से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ फंक्शंस, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, बहुत ही इजी सा काम होता है। काइंड्स ऑफ फंक्शन, तो कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, देखिए सबसे पहले हर बच्चा जानता है कि उसने अपना बुक्स में पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा जरूर होगा, वन वन फंक्शन। तो सबसे पहला बच्चों फंक्शन जो होता है उसे हम लोग को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ये मैंने आपकी स्क्रीन लिख भी दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। और जो वन वन फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव या इंजेक्शन, जो आप लिखना चाहें, इंजेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ये बच्चों वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है। ठीक, अब इसकी अगर आप डिफाइनिंग रिलेशनशिप पे चलें तो कैसे चलेंगे, आप लिखेंगे अ फंक्शन एफ ए टू बी। तो बच्चों अब इसका मतलब क्लियर है ना, ए होती है डोमेन, बी होती है रेंज, इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन, और ये भी मैं अलग से लिख दे रहा हूं, और इंजेक्शन इफ different elements of A have different images in B। ठीक है, अब बच्चों ये डेफिनेशन कोई एग्जाम में लिखने वाली थोड़ी ना आने वाली है, डेफिनेशन थोड़ा ना आएगी, क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपको ये डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो सकती है तो अगर आप फिर तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ओके, तो बच्चों वन वन फंक्शन को तो हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है।
उसको अगर आप एक ब्लॉक डायग्राम से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपने लिखा ए और ये लिखा आपने बी। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 1 की इमेज है 6, 2 की इमेज है 7, 3 की इमेज है 9, 4 की इमेज है 8, 5 की इमेज है 10। तो बच्चों देख लो, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट है। तो बच्चों जब 1 डालने पे 6 आ रहा है, 2 डालने पे 7 आ रहा है, तो ये क्या हुआ? फंक्शन ही तो हुआ। क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज क्या है? डिफरेंट है। समझ गए कि नहीं? तो हर एलिमेंट की अगर इमेज डिफरेंट होती है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। तो ये तो बच्चों डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो एल्गोरिथम हम लोग को एग्जाम में करनी पड़ती है। एल्गोरिथम होपफुली आप लोग ने पहले कहीं ना कहीं देखी होगी कि एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। तो एल्गोरिथम का मतलब, अगर आपको किसी भी फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो 1 1 दिखाने के लिए आप एक एल्गोरिथम फॉलो करते हो। वो एल्गोरिथम क्या होती है? पहले आप एल्गोरिथम लिख लो। तो एल्गोरिथम क्या होती है? आपको करना होता है fx1 इज इक्वल टू fx2 करना होता है, ठीक है। और लास्ट में अगर आपके पास एक अकेला लौता रिलेशन आ जाए x1 बराबर x2, तो ही फंक्शन आपका 1 1 होगा। लेकिन अगर आपके पास x1 बराबर x2 के अलावा और भी रिलेशन आ जाते हैं, जैसे x1 बराबर x2 प्लस 2, x2 प्लस 1, x2 माइनस 1, तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा। तो fx1 बराबर fx2 लगाने पर अगर लास्ट में सिर्फ और एक लौता रिलेशन अगर आपके पास आ जाता है x1 बराबर x2, तो ही फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ओके, तो सभी बच्चों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास x1 बराबर x2 आ गया तो फंक्शन इज क्या आएगा? 1 1 कहलाएगा, ठीक है। और बच्चों इसके साथ एक और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं मैनी वन। मान लीजिए जिसने अगर 1 1 फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। कैसी कंडीशंस? जो मैं आप बनाने जा रहा हूं। जैसे आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिखा। आपने कहा 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज भी 7 है, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा मैनी वन। क्या कहलाएगा? मैनी वन। समझ में आया? इस तरह से होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज जरूर आनी चाहिए। रेंज यानी बी में भले कोई एलिमेंट छूट जाए तो वो तो चल सकता है, लेकिन डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटनी चाहिए। हर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कोई ना कोई इमेज 100% होना चाहिए। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई कहानी नहीं लिखनी है इसमें। आप लिख लो फंक्शन विच इज नॉट 1 1 नोन एज मैनी वन फंक्शन। जो 1 1 नहीं होंगे वो मैनी वन कहला जाएंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो मैंने आपको मैनी वन फंक्शन भी लिख करके समझा दिया, ठीक है। और बाकी ऐसे बड़े बड़े रिलेशंस डिफाइनिंग लिखोगे तो वो ना एग्जाम में आने ना आपसे कोई पूछने वाला है। आपको क्लियर कट ये वॉइस क्लियर होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट आगे के पार्ट की तरफ। तो आपके पास एक 1 1 फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, और एक अब अलग सा फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग ऑन टू फंक्शन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। क्या होता है इसमें? बहुत ही लोग गलत भी कर देते हैं। ओके, तो मैं इसका डिफाइनिंग रिलेशनशिप पे भाई अभी नहीं जा रहा हूं। पहले आप समझ लो ऑन टू का मतलब क्या होता है, और फिर मैं आपको क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। जैसे आपने लिखा FA2B, ये लिखा, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन की आपने रेंज निकाली, और आपके द्वारा निकाली गई फंक्शन की रेंज इस गिवन फंक्शन की रेंज यानी बी के बराबर हो जाती है,
तो आपका फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी करके बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ तो लो ये इसमें होता क्या है। एल्गोरिथम समझ लो, फिर तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। जैसे हमने आपको 1-1 में क्या समझाया, 1-1 फंक्शन को चेक करने का एक तो तरीका ये भी है कि आप ऑब्जर्वेशन से चेक कर लो कि 1-1 है कि नहीं है। एक एल्गोरिथम भी होनी चाहिए, एल्गोरिथम भी मैंने आपको बताई कि अगर आप ऑब्जर्वेशन से चेक ना कर पाओ तो 1-1 में एल्गोरिथम लगा दो, fx1 बराबर fx2, और लास्ट में अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन आपका 1-1 है। समझ गए? और नहीं आए, उसके अलावा और भी रिलेशन आ जाए, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 प्लस 1, तो वो मैनी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ऑन टू फंक्शन पूछा जाए तो ऑन टू फंक्शन में आपको करना क्या होगा कि आपके पास जो भी बड़ा सा कोई फंक्शन दिया होगा, कोई भी दिया हो सकता है, आप उस फंक्शन की पहले रेंज निकालना, और रेंज निकालने के बाद अपने गिवन फंक्शन की रेंज से टैली करना, क्योंकि आपके गिवन फंक्शन की रेंज क्या है, बी है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब निकाले गए फंक्शन की रेंज और गिवन फंक्शन की रेंज जो आपके पास गिवन है उसकी रेंज पहले से लिखी होगी, अगर रेंजेस आपस में बराबर हो जाती है तो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? तो 1-1 में क्या करना है, fx1 बराबर fx2 करना है। ऑन टू में क्या करना है, ऑन टू में आपको फंक्शन की रेंज निकालनी है, और रेंज निकालने का तरीका क्लास 11th में भी सिखाया जाता था, और अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी क्वेश्चंस भी करूंगा, आप समझ लेना उसमें। समझ गए कि नहीं? तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। और ऑन टू का एक और मतलब भी होता है, वो भी आप अलग से लिख दो। ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्शन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, ऑन टू मतलब होता है सर्जेक्शन। तो इंजेक्शन, सर्जेक्शन, ये सब अगर नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखना सर्जेक्शन का मतलब ही ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर है? सर्जेक्शन का मतलब ऑन टू फंक्शन। और बच्चों अगर कोई इनटू फंक्शन पूछ ले तो आप समझ लेना, फंक्शन विच इज नॉट वन ऑन टू नोन एज इनटू फंक्शन, फंक्शन which is not on to called into function। तो ये अभी थ्योरी चली, मैं अभी क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूं, पहले आप समझ लो, क्योंकि अगर ये आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चंस फिर आपके बाएं हाथ का काम है। ओके, तो मैंने आपको 4 तरह के फंक्शन बनाए और समझा भी दिए। अब बच्चों एक फंक्शन जो होता है उसका नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर सभी लोगों ने आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ा है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स होता है तो वो इनवर्स उसका तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। और बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो कि ऐसा फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है? फंक्शन विच इज 1-1 and onto both are called bijective function। क्या कहेंगे उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये बात आपने पढ़ा है ऑलरेडी, कहां पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। चलिए अब बच्चों आपके पास यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखने मेरे साथ लिखते भी चली जाइएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए, शो दैट द फंक्शन f r to r, ठीक है, डिफाइंड एज fx is equal to x square is neither 1-1 nor on 2। तो बच्चों अभी आप बिगिनर्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, आपको शो करना है कि ये फंक्शन नहीं 1-1 है और नहीं ऑन 2 है। ठीक, अब हम लोग सोच के कैसे करेंगे, चलिए पहले सोचते हैं कैसे किया जा सकता है।
पहले तो एक तरीका ये होता है कि आप फंक्शन लिखिए, क्या है आपका R2R, यानी आपकी बच्चों डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, यानी जिसको आप क्या लिख सकते हैं कि सारे x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में है। और रेंज क्या है बच्चों, रेंज भी आपकी और रियल नंबर्स है, यानी कि on putting the values of x we obtain the values of y which is belong to minus infinity to plus infinity, that means all real numbers. ओके चलिए, तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन आपने देख लिया क्या गिवन है। अब बच्चों आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे सर आपने दो मेथड बताए, आप बताओ कर किससे लें। हमने कहा पहले तो ऑब्जर्वेशन ही देख लो। तो तुम कहोगे सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से इसको कंपेयर करते हैं, तो सर ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, जो इस स्क्रीन पे बन गया आपके। तो सर एक बात बताइए कि ये फंक्शन 1 1 है कि भी नहीं है। तो 1 1 का क्या मतलब हुआ, आइए जरा चेक करते हैं। आपका फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। आप डोमेन में तो सारे नंबर्स दिए ना, अगर आप x1 डालेंगे तो भी 1 आएगा, x माइनस 1 डालेंगे तो भी 1 आएगा, x2 डालेंगे तो भी 4 आएगा, x माइनस 2 डालेंगे तो भी 4 आएगा। तो तुम कहोगे सर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट है ही नहीं, क्योंकि 2 और -2 की इमेज अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सेम आ रही है। और ये बात ग्राफ भी कह रहा है, तो इसका मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू यहां से भी आएगी, यहां से जो वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू यहां से भी आएगी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ। समझ गए? तो मैंने इसको ऑब्जर्वेशन से ही दिखा दिया कि दिस इज फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसमें x की वैल्यूज जो भी डालते हैं, तो आपको क्लियर कट यहां से विजन आ रहा है कि x की जो भी वैल्यूज डालो, लेकिन y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटीज। क्या आ रही है, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी आ रही है y की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू डालो। तो लेकिन आपने जो अभी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ऑब्जर्वेशन से रेंज निकाली, तो उस फंक्शन की रेंज क्या आई, 0 से इंफिनिटी आई ना रेंज। लेकिन आपकी रेंज यहां पर गिवन क्या है, सारे रियल नंबर्स। तो आपके द्वारा निकाली गई रेंज इस गिवन रेंज के तो बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं फंक्शन 1 1 है, नहीं ऑन टू है। आप चाहे ऑब्जर्वेशन से करिए चाहे एल्गोरिथम से करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन जब एक मेथड लग जाए तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा करना चाहें तो मैं आपकी स्क्रीन पे अभी किए देता हूं। अब आप पेशेंस रखते हुए इसको भी देख लीजिए। अगर आपका एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बताया था आप लिखोगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। दिस इज एल्गोरिथम फॉर 1 1। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो आएगा x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x1 बराबर x2 भी आएगा और x1 बराबर माइनस x2 भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो दो वैल्यूज साइमल्टेनियसली जनरेट हो गई। अगर सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 आता तो ये 1 1 होता, लेकिन x1 x2 के भी बराबर है, x1 माइनस x2 के भी बराबर है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो अगर आप छोटी सी एल्गोरिथम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एल्गोरिथम करेंगे ऑन टू के लिए, तो बच्चों आपको आपके सर ने सिखाया है कि कभी भी किसी फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो पहले एफ एक्स की जगह हम y लिखते हैं, फिर x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, और y को डिफाइन करते हैं y स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी इसकी वैल्यूज जो होंगी वो 0 या 0 से बड़ी होंगी, तभी आपका स्क्वायर रूट डिफाइंड हो सकता है। ठीक है ना? इसका मतलब y क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी, और y आपकी क्या है, रेंज है, और ये जो रेंज है वो आपकी गिवन रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक, तो बच्चों कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर
ये एल्गोरिथम भी नहीं लग पाएगी, यहाँ वहां पे सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन ही काम आएगा। तो कहीं पे ऑब्जर्वेशन से काम चलाते हैं, कहीं पे एल्गोरिथम से चलाते हैं काम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों आपके पास एक फंक्शन है, अब मैं आपसे खुद पूछूंगा कि ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है R2R, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, दिस इज R2R। और आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब। आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है, कि 1 और ऑन टू दोनों है, कि कोई भी नहीं है। तो आपके पास 4 जवाब है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना होगा। ठीक है, तो करना इसको स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर क्या इसका ऑब्जर्वेशन से काम हो सकता है? हो सकता है ऑब्जर्वेशन सभी के लिए इतना आसान ना हो, तो ऑब्जर्वेशन अगर आप ना करना चाहें तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जितना हमें याद है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये सभी बच्चों को बताया भी जाता है। तो शायद अगर आप ग्राफ बनाना जानते हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता चला जाता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 1 को आप यहीं से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 आ रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और नीचे देखो, नीचे से भी इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, हर जगह वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो बच्चों ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जितने भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ये अपनी वैल्यू कभी रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ऑलवेज 1 1 होते हैं। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, 2 की पावर -x, 1/2 की पावर x। जितने भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो एक्सपोनेंशियली फंक्शन होंगे, तो उनका जो नेचर होता है वो नेचर कहलाता है 1 1 फंक्शन, क्योंकि वो अपनी वैल्यू किसी भी तरह से रिपीट नहीं करते। तो बच्चों ये ग्राफ से तो क्लियर हो गया कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, तो क्लियर हो रहा है। ठीक, अब बच्चों अब ये बताइए कि अगर हम इस फंक्शन की ऑब्जर्वेशन से रेंज निकालते हैं तो रेंज निकालने का क्या मेथड होगा? आप कहोगे सर ये तो ग्राफ ऐसे चलता ही चला जा रहा है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, तो ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे है ना, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो सर इसकी रेंज क्या होगी? सर ये तो सारी वैल्यूज लेगा, -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक, है ना भाई। On putting the values of x, we obtain the real values of y, that is known as range, which is -इंफिनिटी to +इंफिनिटी, है कि नहीं है भाई? अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने ग्राफ को एक्सटेंड कर लो, जैसे मैंने किया। ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ एक्सिस को भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये +इंफिनिटी से लेकर के -इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज देगा, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये 1 1 तो है ही, और साथ में जो अभी आपने रेंज निकाली है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी है, और ये गिवन रेंज के बराबर है। ठीक है, दैट मींस ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दैट मींस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं fx is equal to x cube is a बाइजेक्टिव फंक्शन। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एल्गोरिथम से कोशिश करता हूं, अगर इसमें एल्गोरिथम लगती है तो वो भी लगा देता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप fx1 is equal to fx2, तो यहां से आ जाएगा x1 क्यूब is equal to x2 क्यूब, यानी x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब is equal to 0। ओके, ये तो a क्यूब माइनस b क्यूब है, दिस इज a माइनस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक, समझ गए, इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसको 0 करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम 0 करेंगे तो ये 0 करने पे क्या आ जाएगा, लाएगा x1 बराबर x2, और यहां से जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 होगा, ये बच्चों नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, और आप समझ गए होंगे अगर आप इसको 0 करेंगे तो कोई ऐसा रिलेशन भी बन के नहीं आएगा जो आपको यहां पर
x1 की अलग से वैल्यूज निकाल दें, मतलब अगर आप इसको इक्वल टू 0 भी करेंगे तो भी यहां से कोई x1 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट होकर के नहीं आने वाली है, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक लौता रिलेशन आ रहा है x1 बराबर x2, दैट मींस फंक्शन इज 1 1। ठीक है ना, दूसरा x1 बराबर कोई भी रिलेशन यहां से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए फंक्शन ये 1 1 नहीं 1 1 कहलाएगा, क्योंकि x1 बराबर x2 सिर्फ अकेला लौता रिलेशन है। ओके, बाय द वे अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्वेशन से कर लें तो वही बेहतर होता है, क्योंकि एल्गोरिथम लास्ट मोमेंट पे लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट a is equal to सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड b is equal to सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, और आपका फंक्शन गिवन है a to b, यानी आपको डोमेन और रेंज मैंने दे दी है। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है आपका, दिस इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है कि बाइजेक्टिव है। तो सभी बच्चों को मैं समय देता हूं करने का, ये क्वेश्चन वो खुद से करें और मेरे को बताएं ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है कि बाइजेक्टिव है कि दोनों नहीं। ओके, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करना है, तो हम ही लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आप देखिए आराम से। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 फंक्शन लेके बैठे हैं, इसका सर हम ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे। तो सर इसका तो हम ग्राफ बना भी नहीं सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 बन भी जाएगा तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर 1 1। तो यहाँ पे बच्चों अब मजबूरी है, आप एल्गोरिथम लगाइए और कोई समझ में भी नहीं आ रहा है। और लास्ट में देखिए आपके पास सिर्फ एक रिलेशन आना चाहिए, दिस इज x1 बराबर x2। अगर उससे ज्यादा रिलेशन यानी x1 की उससे ज्यादा वैल्यूज आ गई तो वो 1 1 नहीं कहलाएगा। तो बच्चों ये जरा मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है। ओके, तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में देखिए सब कटपिटा जा रहा है, और आखिरी में सिर्फ एक रिलेशन आ रहा है यहाँ पे x1 बराबर x2। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए सारे टर्म्स यहां से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जब आप टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आएगा x1 बराबर x2। आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x1 तो x2 कैंसिल, तो माइनस x2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस 2x2। चेक कर लो बच्चों, x1 बराबर x2 आ गया और कोई रिलेशन आर भी नहीं रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1। तो 1 1 तो आपको आ गया होगा समझ में किस तरह से करना है। अब हम लोग ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि ऑन टू के लिए आपको करना क्या होगा, रेंज निकालनी होगी। तो रेंज निकालने का तरीका आप जानते हैं, क्लास 11th में कैसे निकालते थे। पहले y लिखेंगे और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब मैं x के टर्म्स कलेक्ट करूंगा, तो यहां से x टाइम्स आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो यहां से x आ जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो बच्चों ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब बच्चों क्या करना है, आपको इसको डिफाइन करना है। तो आप कहोगे सर ये तो डिफाइंड रहेगा, सारे y मतलब कोई ना कोई y डालो वैल्यूज तो आती जाएंगी। ये फंक्शन जो है सारे y के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट y इक्वल टू 1, क्योंकि y इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये सारे y पे डिफाइंड है एक्सेप्ट y इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये बच्चों इस फंक्शन की आपने क्या निकाली, रेंज। अब आप अपनी रेंज चेक करिए जरा,
यस, आपकी रेंज भी वही है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इसका मतलब ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। आप चेक कर लो, ये b के साथ टैली कर रही है, दिस इज इक्वल टू b। सो fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की पहचान आपको मिल चुकी है, समझ गए होंगे आप। तो बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपके पास अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास फंक्शन दिया है r टू r। ध्यान दीजिए, फंक्शन आपके पास दिया है r टू r और फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको बताना है ये 1 1 है कि ऑन टू है कि दोनों है कि कोई नहीं है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ऑब्जर्वेशन आप करिए, क्योंकि आप वैसे करेंगे तो हो नहीं पाएगा, ऑब्जर्वेशन यूज करिए। तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो ये हर एक्स पे 1 होता है, मतलब इसमें कोई भी एक्स डलेगा तो ये वैल्यू तो अपनी हर बार 1 ही देगा, है ना। तो सर ये तो नहीं 1 1 हुआ, क्योंकि 1 1 होता तो अगर हम एक्स 1 डालते तो 1 आता, 2 डालते तो 2 आता, 3 डालते तो 3 आता। लेकिन ये तो सर आइडेंटिटी है, इसमें y की वैल्यू तो हर बार 1 आएगी, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हुआ, दिस इज नो 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ। और सर इसकी जो y की वैल्यू है वो तो ऑलवेज 1 के बराबर है, यानी इसका रेंज का जो एलिमेंट है, इसकी जो रेंज है वो तो हमेशा ही 1 है और कुछ है ही नहीं रेंज में। और यहाँ पे रेंज दी है सारे रियल नंबर्स, तो इसका मतलब ये नो ऑन टू, नहीं ये 1 1 है, नहीं है ऑन टू है, कुछ भी नहीं है। तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? Neither 1 1 nor on 2 is the answer. Neither 1 1 nor on 2 is the answer. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, पहले आप इतना रिव्यू कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन है बच्चों, लेट एफ r to r fx is equal to sin x and g r to r gx is equal to x square. Find fog and goff. तो तुम कहोगे सर ये क्या है? भैया अगर कोई फॉग लिखता है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है f of gx। और अगर कोई गॉफ लिखता है तो गॉफ का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है g of fx। समझ गए? मतलब फॉग का मतलब आपको f of gx निकालना है, गॉफ का मतलब आपको g of fx निकालना है, और कुछ भी नहीं होता, तो नथिंग आई भाई। तो बच्चों अगर आपको फॉग निकालना है तो पहले आप फंक्शन लिखिए, आपका फंक्शन है क्या। तो आप कहोगे सर जो फंक्शन है fx वो तो हमारा sin x है। तो हमने कहा फॉग का मतलब क्या होता है, f of gx। तो इसका मतलब आप करोगे क्या कि fx में जहां जहां x है उसको gx से आप रिप्लेस करिए। fx में जहां जहां x है उसको आप gx से रिप्लेस करिए, तो f of gx क्या बन जाएगा, फॉग बन जाएगा। और साइन ऑफ gx आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। आ गया आपका फॉग, कितना आसान काम है, फॉग आ गया। सिमिलरली अगर आप गॉफ निकालना चाहते हैं तो पहले आप gx तो लिखिए, तो gx आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर आप गॉफ निकालना चाहते हैं तो g के अंदर जो भी x है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, fx से। मैंने fx से रिप्लेस कर दिया, मतलब जहां जहां x है उसको fx से रिप्लेस कर दिया, तो g of fx बन गया, जिसको हम गॉफ कहते हैं। और fx आपका क्या है वो ऊपर चेक कर लीजिए, fx आपका sin x है,
इसका मतलब ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो आपका फॉग भी आ गया और गॉफ भी आ गया, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि फॉग है साइन एक्स स्क्वायर, वो एक्स पे स्क्वायर है, और गॉफ है साइन स्क्वायर एक्स। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे गॉफ फॉग के इक्वल भी नहीं है, गलती से इक्वल मत बता दीजिएगा। तो ये गॉफ हो गया और ऊपर वाला फॉग हो गया। तो गॉफ फॉग निकालना तो आपके लिए काफी आसान काम है, कोई टफ काम थोड़ी नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग। तो रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि लेट, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन है डिफाइन किया है a कॉमा बी, ये a की जगह है और ये b की जगह है, ठीक है। एंड g इज डिफाइंड एज 1,2,5 से 1,3, ठीक है। मैंने f और g आपको दोनों डिफाइन कर दिए। b गिवन बाय f इज इक्वल टू 1,2, 2, 3,5। ध्यान दीजिए, मैं जो लिखने जा रहा हूं अभी ध्यान दीजिएगा। f जो है आपका 1,2, 3,5, 4,1, ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये आपका f हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका f हो गया। और जो g गिवन है बच्चों आपका वो है 1,3, 2,3, 5,1। ये अभी मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, ध्यान दो। मैंने f को डिफाइन किया डोमेन रेंज, g की डिफाइन की डोमेन रेंज, f का फंक्शन पूरा डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि f में जब x की जगह 1 पड़ता है तो y2 आ जाता है। मतलब f का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब ये भी है कि f1 बराबर 2, f3 बराबर 5, f4 बराबर 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब बच्चों आप ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, तो g1 इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3 एंड g5 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको गॉफ निकालना है, गॉफ क्या होगा, गॉफ को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास स्कूल एग्जाम्स में। कैसे करेंगे जरा बात ध्यान दीजिएगा। आपको यदि गॉफ निकालना है तो गॉफ का मतलब क्या हुआ, g ऑफ fx, और इसका हिंदी में मतलब हुआ कि g के फंक्शन में जहां जहां x है उसको आपको fx से रिप्लेस करना है। तो बच्चों अगर आप गॉफ डिफाइन करना चाहें तो गॉफ आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि g के फंक्शन में जहां जहां x है उसके x को किससे रिप्लेस करना है, fx से। तो g के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 1, 2, 5। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है 1, 2, 5। तो इस 1, 2, 5 को किससे आप रिप्लेस करेंगे, 1, 3, 4 से। दिस इज 1, 3, 4 से, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि g ऑफ fx का मतलब गॉफ हुआ, और g ऑफ fx में का क्या मतलब हुआ कि g में जहां जहां x है उसको fx के x से रिप्लेस करते हैं, तो fx से रिप्लेस कर दिया। तो fx में क्या दिया है 1, 3, 4। लेकिन बच्चों फंक्शन तो ओवरऑल g का ही है, इधर ध्यान दीजिएगा, फंक्शन तो g का ही है, बाहर लगा तो g है ना, इसलिए रेंज किसकी रहेगी, g की ही रहेगी। तो गॉफ यानी g ऑफ fx, तो गॉफ आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब बच्चों एक एक करके वैल्यू निकालते चले जाइए। जैसे आपको गॉफ 1 निकालना है, तो गॉफ 1 यानी कि g ऑफ f1, गॉफ 1 का मतलब क्या हुआ, g ऑफ f1, मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे देखिए। और बच्चों f1 की वैल्यू क्या है, चेक कर लो, f1 की वैल्यू मैंने लिखवाई है आपको 2 है, और g2 की वैल्यू क्या है 3 है, देख लो लिखा हुआ है। अब बच्चों आप निकालेंगे गॉफ 3, निकालिए गॉफ 3 का मतलब क्या हुआ, g ऑफ f3, ठीक। और f3 की वैल्यू कितनी है चेक करो 5, और g5 कितना है 1।
अब क्या निकालना है, आखिरी एलिमेंट बचा 4, गॉफ 4, यानी गॉफ 4 का मतलब g ऑफ f4, और f4 आपके पास कितना गिवन है, 1 है, और g1 कितना है, 3। हो गया, समझ में आया? अब आप पूरा फंक्शन एक साथ लिखे चले जाओ कि आपने गॉफ को डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया गॉफ को, गॉफ डिफाइन हो गया कि 1 डालने पर आपका आया 3, 3 डालने पे आया आपका 1, और 4 डालने पे आया आपका 3। ये देखो बच्चों, मैंने गॉफ को डिफाइन कर दिया। दिस इज द योर आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में अभी भी ना आया हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें गॉफ के साथ फॉग भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको फॉग भी निकाल के दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों, अगर आप इसमें फॉग निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। आप एक बार फिर से समझ लो अगर कम समझ में आया तो। जैसे आपने लिखा फॉग, मैं लिखना स्टार्ट करूं, सब देखिए यहाँ पे। जैसे आपने लिखा फॉग, तो फॉग का मतलब अभी मैंने क्या आपको बताया, फॉग का मतलब बताया कि f ऑफ gx, ये तो बताया। यानी अगर आप फॉग की डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले देखिए फॉग की डोमेन रेंज डिफाइन करते हैं। तो फॉग का मतलब हुआ कि f में जहां जहां x है उसको gx के x से रिप्लेस कर दीजिए, यानी gx की डोमेन से, यानी कि 1 to 5 आप लिख दीजिए यहाँ पे, 1 to 5। ठीक है, देख लो जो आपका फॉग है, तो फॉग में मैंने क्या किया कि फॉग निकालने के लिए जो f फॉग में जहां जहां x था, यानी फॉग की डोमेन को g की डोमेन से रिप्लेस कर दिया, और फंक्शन तो बाहर फॉग का ही f ही लगा हुआ है, तो रेंज आपकी 1 to 5 ही रहेगी, रेंज आपकी 1 to 5 ही रहेगी। अब आप चेक कर लो उसको। ठीक है, तो मतलब बच्चों आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब फॉग 1 निकालेंगे। तो फॉग 1 कैसे निकालेंगे, लिखेंगे f ऑफ g1, और बच्चों g1 जरा चेक करो कितना लिखा हुआ है स्क्रीन ऊपर करके, g1। तो g1 बच्चों आपका गिवन है 3, ठीक है, और f3 गिवन है आपका 5। हो गया, अब क्या निकालेंगे, फॉग 2, फॉग 2 का मतलब क्या हुआ, f ऑफ g2। तो बच्चों g2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा f3, और f3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। फिर आप क्या निकालेंगे, फॉग 5, यानी f ऑफ g5। g5 कितना है बच्चों, जरा चेक करो, g5 है 1, तो f1 कितना है, f1 आपका है 2। तो बच्चों आपका फॉग डिफाइंड हो गया, फॉग आपका बच्चों डिफाइंड हो गया। कैसे डिफाइंड हुआ, आपने 1 डाला तो 5 आया, 2 डाला तो भी 5 आया, और 5 डाला तो 2 आया। दिस इज द फॉग। बोलो आप समझ में आया? ओके, तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन इज कि आपका फंक्शन गिवन है R2R, और फंक्शन आपका काफी भयानक है, जिसको आप पहले भी सिंप्लीफाई कई स्टेज पे कर चुके हैं, और आपको यहां भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप इस fx को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो f आपका दिया है R2R, और आपका fx दिया है फॉर ऑल x बिलोंग टू R, और बच्चों आपका gx गिवन है, और gx भी आपका गिवन है, और जो gx है ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दिस इज GR2R, f भी R2R है, g भी R2R है, और आपके पास गिवन है बच्चों कि जो g ऑफ 5/4 है वो 1 है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट गॉफ R2R is a constant function। ठीक, आपके पास है गॉफ R2R is a constant function। तो बच्चों आपके पास fx भी दिया है, g भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको fx थोड़ा भयानक फॉर्म में दिया है, पहले वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
उसे के बाद ही आप जज कर पाओगे कि करना क्या है। तो सबसे पहले यहां पर आपका जो फंक्शन है वो है साइन स्क्वायर एक्स वगैरह, काफी बड़ा सा दिया हुआ है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने की कई सारे चलिए मैं आपको कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए पहले, उसमें पेशेंस रखते हुए सिंप्लीफाई करिए। अब जिन लोगों की ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में जरूर अटक जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप यहाँ पे पक्का अटकने वाले हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स को सभी बच्चे जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x भी कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको उसको नोन फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके दे रहा हूं, ठीक है। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, प्लस cos pi बाई 3 हो गया इतना। और सिंप्लीफाई करिए, fx इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स, fx is equal to 1 by 2 times. This is 1 1 or cos pi by 3, cos 60 degree half, 1 plus 1 2 plus यानी कि 5 by 2 हो गया, minus cos 2x minus cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x plus pi by 3, ठीक, इतना पार्ट आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहां से आ गया fx इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स 5 बाई 2 माइनस ब्रैकेट में बच्चों आएगा cos 2x, एक तो ये आया, और उसके बाद बच्चों अगर आप उसमें से ध्यान से देखें तो आपका ये टर्म कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो उसको इस तरह से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और जनरेट कर लीजिए। दिस इज बिकम्स cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है, और इसको आप लिख लीजिए, माइनस कॉमन लिया, माइनस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 cos प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपका काम है, आप इसको कितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया है, एक cos 2x को और cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 को, इन दोनों को कंबाइन कर लिया और cos 2x प्लस पाई बाई 3 को अलग कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिए, या जिस भी ज्योमेट्री से आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लीजिए। ये आखिरी में सॉल्व हो करके 5/4 ही आएगा और कुछ नहीं आता है। दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, दिस इज 2x प्लस पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3। तो देखो बच्चों जिस तरह से कंबाइन किया तो उससे एक टर्म आपका कैंसिल हो चुका है ना। टू cos 2x प्लस पाई बाई 3 वाला टर्म्स जो है शायद वो, अब देखो क्या बच जाएगा, कैंसिल हुआ एक आध टर्म, 1 बाई 2 टाइम्स 5 बाई 2, दिस इज माइनस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, माइनस cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, दिस इज cos 2x प्लस पाई बाई 3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए कैंसिल हो चुका है, अभी fx आपका जो आ गया है 1 बाई 2 टू 5 बाई 2, दिस इज 5/4, ठीक, समझ गए। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx, यही तो निकालना है ना। तो fx आपका बच्चों क्या है, fx आपका बच्चों है 5/4 और g ऑफ 5/4 देखो आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1 है, ठीक है ना। तो उससे बच्चों आपका प्रूफ हो गया कि जो गॉफ है वो आपका क्या है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, गॉफ इज अ कांस्टेंट
फंक्शन, क्योंकि वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। आई होप आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया, बस आपको उसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट आपको करना तो पड़ेगा ही, इसलिए आप इस तरह से करने की आदत डाल दीजिए। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 11th में भी एक जगह ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पता होगा उन्होंने कर लिया होगा।